11 से 12 मेथड है जो पढ़ाए जाते हैं आईपीसीसी में, सॉरी सी फाउंडेशन में। 11 से 12 मेथड, जिसमें सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, डिप्लेशन मेथड है। लेकिन मेनली जो सीबीएसई के जो सिलेबस में है वो सिर्फ 2 ही मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इन्होंने क्या किया है, यूपीपीसीएल के सिलेबस में ये सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखकर छोड़ दिए हैं। अब कौन सा डेप्रिसिएशन पढ़ना है, कौन सा डेप्रिसिएशन पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे मेथड का पॉइंट्स तैयार कर लेंगे। मतलब जितने 11 मेथड है उन सारे मेथड्स के हम लोग पॉइंट्स तैयार कर लेंगे कि इस मेथड का क्या फायदा है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये मेथड लगता है, ठीक है। और मेनली जो फोकस करेंगे वो एसएलएन और डब्ल्यूडीवी पर। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो पूछता है डेप्रिसिएशन का, वो कोई बहुत मतलब टिपिकल कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आता है। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन मेनली सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल होता है। एक आध कोई क्वेश्चन हो गया छोटा मोटा सा जिसमें उसने कह दिया कि डेप्रिसिएशन की बताइए अमाउंट इस साल क्या होगी, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। एक मिनट, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन के बारे में क्या, डेप्रिसिएशन पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है। एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर डेप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है डेप्रिसिएशन पर AS6। जैद कहाँ ले जाना चाह रहे हो, AS6, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। बेसिकली डेप्रिसिएशन जो है एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्चा जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। इसको हम एक रिजर्व की तरह लेते हैं, एज अ रिजर्व। तो क्या आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, रिजर्व भी जब आप बनाते हो तो आपका प्रॉफिट कम होता है, डेप्रिसिएशन भी जब आप चार्ज करते हो तो आपका प्रॉफिट कम होता है, उस प्रॉफिट की अमाउंट कम होती है। तो डेप्रिसिएशन एज अ रिजर्व के तौर पे चार्ज किया जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए, सीमा लंदन की जो डेफिनेशन है, ICMA लंदन, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ लंदन, अब इसका नाम बदल के चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन कर दिया। द डेप्रिसिएशन इज द डिमिनिशन इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ड्यू टू यूज एंड और लैप्स ऑफ टाइम। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज करने की वजह है उसकी दो है, एक तो यूज करने की वजह से और दूसरा लैप्स ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन या किसी एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मोटिव नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों की जाती है। तो एक तो उसके यूज करने की वजह से, यूज करने से उसके वियर एंड टियर, उसके रख रखाव में जो वैल्यू में कमी आती है उसके लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और दूसरा टाइम जो बीत जाता है, जैसे आज मैंने एक एसेट्स खरीदी और 1 साल के बाद उसकी वैल्यू जाहिर सी बात है समय बीतने के बाद कम होगी, कितनी कम होगी उस अमाउंट को हम डेप्रिसिएशन के रूप में दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है, उसके चार्ज करने की वजह क्या है। तो उसमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन डिटरमाइनिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन ईच अकाउंटिंग पीरियड, हर साल चार्ज किया जाता है बाय रेफरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के क्या क्या फीचर्स हैं, सबसे पहले लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, इट इज डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इट इज डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा, इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तीसरा, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। चौथा, sorry, it does not involve any cash outflow. It does not involve any cash outflow.
पांचवा, इट इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट, इट इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट, मतलब ये कॉस्ट एक्सपायर हो चुकी है। जैसे आपका समय बीता, जैसे कोई मेडिसिन हम लेते हैं तो मेडिसिन के साथ क्या होता है, मेडिसिन के साथ जैसे जैसे समय बीतता जाता है मेडिसिन की मतलब जो एक्सपायरी डेट जब उसका करीब आता जाता है, एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जो हम कहते हैं कि यार ये मेडिसिन एक्सपायर हो गई। तो एक्सपायर होने की वजह क्या होगी, समय बीत गया उसका। अब आपने एक साल, जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई एसेट खरीदी, उसकी लाइफ कितने साल है, उसकी लाइफ है 10 ईयर। अब मुझे एसेट्स खरीदे हुए कितने साल हो गया, तो मुझे एसेट्स खरीदे हुए 2 साल हो गया, यानी कि उसकी लाइफ कितना एक्सपायर हो चुकी है, 2 साल वो एक्सपायर हो चुकी है। तो 2 साल का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो उस एसेट्स की वैल्यू में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिप्लेशन। डिप्लेशन अपने ओन लैंग्वेज में लिख लेना, मेरी बातों पे मत आना, अपने ओन लैंग्वेज में लिख लो, ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, डिप्लेशन क्या होता है, सुनो ध्यान से बस, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना आपको 11th में था जब आपके टीचर पढ़ा रहे थे, यहाँ पे सिर्फ आपको मेरी बातें सुननी है तो आपके एग्जाम के समय याद रहे। डिप्लेशन, डिप्लेशन क्या होता है, डिप्लेशन वर्ड बेटा उस जगह पे यूज किया जाता है जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब है निकालते हैं, किसको, नेचुरल रिसोर्सेस को। कहां पे फिर सर डिप्लेशन वर्ड कहां पे यूज किया जाएगा, डिप्लेशन वर्ड वहां पे यूज किया जाएगा जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर पहला, माइंस, कोल माइंस, वहां पे डिप्लेशन वर्ड यूज करेंगे। और ऑयल वेल, जहाँ पे तेल के कुएं वगैरह होंगे या गैस के जो भंडार वगैरह होंगे, वहां पे हम डिप्लेशन वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद वो सारे जो ऑयल वेल हो गया या आपका कोल माइंस हो गया, वो सब क्या हो जाते हैं, एक समय के बाद जब आप वहां से सारी चीजें निकाल लोगे, नेचुरल रिसोर्सेज निकाल लोगे, तो खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे हम डिप्लेशन वर्ड यूज करते हैं। आप लोग सिर्फ सुनिएगा, द टर्म डिप्लेशन इज यूज्ड, अगर लिखना चाहे लिखते रहिएगा, द टर्म डिप्लेशन इज यूज्ड in the context of extraction of natural resources like mines, quarries, etc. Depreciation चल रहा है बेटा, etc. That reduce the availability of the quantity of the material or asset. अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है कि जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज होता है या जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन होता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, तो वहां पे हम डिप्लेशन यूज करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा बनता है कि जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए या खत्म हो जाए, या मटेरियल कम हो जाए या खत्म हो जाए, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे डिप्लेशन। क्योंकि एक समय के बाद कोयला या आपका जो नेचुरल ऑयल जिसको हम बोलते हैं, पेट्रोल वगैरह है, वो खत्म ही होना है, गैस भी खत्म ही होना है, और खत्म होता भी। झारिया एक झारखंड में, धनबाद, धनबाद में एक झरिया, झरिया एक कोल माइंस है। तो उस पर यूट्यूब पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना तो वहां पे मिल जाएगा। झरिया एक कोल माइंस है, तो वहां पे अंग्रेजों के समय की लगी हुई आग आज भी लगी है, क्योंकि कोयले की खानों में मेथेन नाम की एक गैस पाई जाती है। अगर किसी ने हाई स्कूल यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा तो वो जानता होगा, उसमें पढ़ाया गया था कि एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। मतलब एक ये ऐसी गैस है जिसका ना टेस्ट है, ना इसका कोई कलर है, ठीक है, ना ही इसकी कोई स्मेल है। तो वहां पे वो आग लगी हुई है उस माइंस में। अब आग लगी हुई है तो उसको क्या किया, तो उसको बड़ा बड़ा उन लोगों ने किया प्रोसेस कि बालू डाल दिया, ये कर दिया, लेकिन वो आग आज तक बुझी नहीं और आज भी चल रही है। यूट्यूब पे देखना मिल जाएगा आपको। और कोल माइंस में क्या होता है कि जब माइंस माइंस में लोग मरते कैसे हैं, नीचे जमीन के नीचे खुदाई करके आपने पूरे कोयले निकाल लिए और ऊपर की तरफ वो सतह वैसे ही है, आपको लगेगा ही नीचे कुछ हुआ है, और उसमें आपने भर दिया बालू, बालू भर दिया, आप जैसे ही वो मोरंग वगैरह भर दिया, वो धसा, मक्का से चला गया आदमी उसी में। तो ये वहां पे चल रहा है। तो ये ऐसी जगहों पे हम यूज करते हैं डिप्लेशन मेथड। अब आइए एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन, ये डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन, डिप्लेशन और एमोर्टाइजेशन, ये तीनों जो है ना बहने हैं। डेप्रिशिएशन कहाँ पे यूज करेगा,
डेप्रिसिएशन सारी एसेट्स, जो भी एसेट है सब पर। डिप्लेशन नेचुरल रिसोर्सेज वाली जो एसेट्स है, माइंस और क्वेरीज वगैरह। और अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी ने इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा होगा तो ट्रिप्स पढ़ा होगा। ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रिम्स पढ़ा होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये हैं एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रिम्स एग्रीमेंट, ठीक है। खैर मैं यहाँ पे ये नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आपने कोई इनोवेशन किया तो उसका आपने पेटेंट करा लिया, कॉपीराइट करा लिया, ठीक है। तो जो पेटेंट या कोई डिजाइन बनाया तो उसका आपने कॉपीराइट करा लिया, तो वो एक सर्टेन पीरियड के लिए कॉपीराइट होता है, 20 साल 50 साल, उसके बाद वो कॉपीराइट खत्म हो जाता है। तो जो 20 साल 50 साल के लिए जब आपको कॉपीराइट मिला है तो वो कॉपीराइट आपकी क्या है, एसेट है। तो जो आपने पेटेंट कराया वो क्या है, वो आपकी एसेट है। तो कौन सी एसेट्स है, वो इनटेंजिबल एसेट्स है। ऐसी एसेट जिसको हम सिर्फ फील कर सकते, टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल एसेट। तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, लेकिन उस डेप्रिसिएशन का नाम क्या है, अमोर्टाइजेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जब हम चार्ज करते हैं, जो उसके अमाउंट को रिड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। लिखना चाहें तो लिख लें, अमोर्टाइजेशन refers to amortization refers to writing off, amortization refers to writing off the cost of intangible assets like patent and copyright। ये नोट्स आप खुद बना रहे हो, इसीलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ कि आप अपने ओन लैंग्वेज में लिखते चलो। assets like patent and copyright, comma trademark, comma franchisee, comma goodwill, which have utility for a specified period of time, which have utility for a specified period of time। फिर हेडिंग डालिए काजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के क्या कारण है, काजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला लिखिए वियर एंड टियर, वियर एंड टियर जिसको हम बोलते हैं रख रखाव हिंदी में। वियर एंड टियर ड्यू टू यूज, यूज करने से जिसके वैल्यू में कमी आती, वियर एंड टियर। वियर एंड टियर ड्यू टू यूज और पासेस ऑफ टाइम, जब समय बीत जाए तब, पासेस ऑफ टाइम। wear and tear due to use or passes of time। दूसरा पॉइंट एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट। सर एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट से समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट का मतलब है कि आपने मान लीजिए कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, उसका आपने पेटेंट करा लिया 20 साल के लिए, तो 20 साल के बाद उसकी लीगल राइट तो खत्म हो जाएगा ना, तो एक्सपायर हो जाएगा। तो आप डेप्रिसिएशन कितने, अमोर्टाइजेशन कितने साल तक चार्ज करेंगे, 20 साल तक। तीसरा एबनॉर्मल फैक्टर्स, एबनॉर्मल फैक्टर, एबनॉर्मल फैक्टर में क्या आ जाता है, एक्सीडेंट ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, फ्लड, एक्सेट्रा। फिर हेडिंग डालिए नीड फॉर डेप्रिसिएशन, नीड फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की क्यों जरूरत है।
पहला लिखिए मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। दूसरा कंसिडरेशन ऑफ टैक्स, टैक्स देखो भैया, मान लो हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए आया है और हमें टैक्स पे करना है 20%, तो हमने 1 लाख का 20% निकाला तो हमारा कितना आ गया 20,000। इसका नाम है मिस्टर ए। एक है मिस्टर बी, उसने फाइनेंशियल प्लानिंग यूज की, उसने 1 लाख रुपए उसका प्रॉफिट आया, उसने क्या किया 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है जिसकी अलाउबिलिटी है इनकम टैक्स में, लेकिन अलाउबिलिटी के लिए भी एक शर्त है, इनकम टैक्स के शर्तों के अनुसार डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। शर्तों के अनुसार का मतलब है अपने हिसाब से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि मशीनरी के ऊपर 15%, कंप्यूटर के ऊपर इतना परसेंट, बिल्डिंग के ऊपर 10% या किसके ऊपर 5%, वो बताएगा, आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। आपने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, आपको अलाउबिलिटी मिल गई। अलाउबिलिटी मिल गई, कितने की अलाउबिलिटी मिल गई 20,000 रुपए की। अब आपका प्रॉफिट कितना बचा 80,000, 80,000 का आपने 20% लिया तो आपका टैक्स कितना आ गया 16,000। यहाँ पे टैक्स कितना आ रहा था 20, डिफरेंस कितने का आ रहा है 4,000 रुपए आपने टैक्स बचा लिए। क्या चार्ज करके डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंडिचर जिसको हम रिजर्व भी कह सकते हैं। क्या ये एक फंड, डेप्रिसिएशन फंड, याद करो क्लास 11th में या 12th में पढ़ाया गया होगा डेप्रिसिएशन फंड, क्योंकि ये रिजर्व वाला पैसा इस फंड में इकट्ठा होता है और एक तय समय के बाद आप उस फंड से पैसा निकाल के नई एसेट्स परचेज करते हैं। हाँ, कंसिडरेशन ऑफ टैक्स लिख लिया। तीसरा लिखो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। चौथा लिखो कंप्लायंस विद लॉ, लॉ जो कहता है उसके लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लॉ ना कहे तो हो सकता है हम चार्ज भी ना करें। फिर हेडिंग डालिए मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले लिखिए स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए कॉस्ट माइनस एसवी, एसवी का मतलब स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। अगर रेट निकालना है, ये तो अमाउंट, इससे इसमें क्या निकलेगा, इसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकलेगी। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है कि किस रेट से चार्ज किया गया था, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन एक्विजिशन कॉस्ट, जितने में आपने एसेट्स को एक्वायर किया था, ए सी क्यू यू आई एस आई टी आई ओ एन, एक्विजिशन कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। पॉइंट्स लिखिए एसएलएम के, या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए या फीचर्स लिख लीजिए। फीचर ऑफ एसएलएम, पहला फीचर, फीचर से ही इसकी कहानी खत्म हो जाएगी ना। पहला चार्जिंग, किस पे चार्ज किया जाता है
ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरा एनुअल डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड, फिक्स्ड होता है, इसका एक अमाउंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, घटता बढ़ता नहीं है। ब्रैकेट में आप चाहें तो लिखना चाहें कांस्टेंट, कांस्टेंट। सुटेबिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, सुटेबिलिटी कि कौन सा मेथड सुटेबल होगा। देखिए, इट इज सुटेबल, suitable for assets in which repair charges are less। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपसे ही क्वेश्चन आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा होगा कि किस के लिए सुटेबल करेगा, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी। तो एसएलएम सुटेबल करेगा कहाँ पे, जहां पे आपका जो रिपेयर चार्जेस हैं वो क्या हैं, आर लेस। द पॉसिबिलिटी ऑफ obsolescence is low। दूसरा नेक्स्ट हेडिंग आ गई, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ऐसे लिख लीजिएगा, फीचर्स ऑफ डब्ल्यूडीवी। फीचर्स ऑफ डब्ल्यूडीवी। अरे, सबसे पहले लिखिए चार्जिंग, हेडिंग डालिए। चार्जिंग किस पे चार्ज किया जाता है, ये बुक वैल्यू पे। एसएलएम किस पे चार्ज किया जाता है, ओरिजिनल वैल्यू पे। डिक्लाइन, डिक्लाइन ईयर आफ्टर ईयर, साल भर साल ये कम होता जाता है। इट इज suitable for assets which are affected by technological changes, चेंजेस जहां पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत होते हैं, and require, and require more repair expense, and require more repair expense।
फिर हेडिंग डालिए methods of recording depreciation sorry methods of recording depreciation पहला लिखिए चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट पहला मेथड है चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट दूसरा लिखिए क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ठीक है अब देखते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं क्योंकि अभी अब थ्योरी पढ़ाने में बोरियत ही होगी आपको जितना मेन थ्योरी पॉइंट था वो हमने डिस्कस किया अभी वो मेथड बचे वो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड और ये सब ये तो वो था जो मेन है क्योंकि 11 मेथड है 11 में से अभी सिर्फ तीन मेथड मैंने डिस्कस कर ली एक डिप्लेशन दूसरा स्ट्रेट लाइन और तीसरा जो है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड अब देख लेते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए तो आपका भी मन हल्का हो जाएगा में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कल की क्लास क्या की जाए दिन में रख सकते हैं क्या कल शाम को आप लोगों का वो है क्या बोलते हैं धनतेरस मार्केट वार्केट जाना होगा नो सर मतलब रखे या ना रखे नहीं नहीं मत रखिए सर सामयिक रखे यस सर ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा ना जाना है वो चम्मच खरीदने हाँ तुम लोगों को जाना है और जो ज्यादा अमीर आदमी हो जो ज्यादा अमीर अच्छा पेरेंट्स जाएंगे और जो ज्यादा अमीर आदमी होगा वो चला जाएगा भैया तनिष्क के यहाँ और जो नॉर्मल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि किसी के तो इनकम का सोर्स तो है नहीं तो इसलिए कोई मतलब आपके पेरेंट्स का होगा ना आपका तो कोई इनकम का सोर्स है नहीं एक आध दो लोग को छोड़कर इस क्लास में जो है एक आध दो तीन लोगों को छोड़कर बाकी वही चम्मच चम्मच खरीदने वाली वैल्यू है ठीक है इंशाल्लाह ये हो जाए कि अगली दीपावली में आप लोग भी जाएं आराम से तनिष्क पे चढ़े क्वेश्चन में असल में डेप्रिसिएशन जो टॉपिक है ना वो डेप्रिसिएशन और प्रोविजन करके तो प्रोविजन की क्वेश्चंस तो है डेप्रिसिएशन नहीं पूछा है कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं किया है 2018 में पूछा है एक देखता हूँ
मैं एक बार फिर से तुम्हें सूरज वर्मा बता देता हूँ कि तुम्हें क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक लेनी है। अब कहो तो स्टैम्प पेपर पे लिख के तुम्हें दे दूं। तुम्हारे रेफरेंस के लिए तुम लेना चाहो तो ले लो वही क्लास 11th की बुक। और सुनो, ज्यादा खोजोगे ना तो तुम्हें 900 रुपए की किताबें मिल रही हैं यूपीपीसीएल के लिए, जाओ खरीद लो। दूसरा लिंक भेज रहा हूँ भैया, ये वाला लिंक खत्म हो गया, ठीक है, दूसरा सेंड कर रहा हूँ।